आइए एक ऐसे राजवंश की बात करते हैं जिसने हार मानना कभी नहीं सीखा, मेवाड़ राजवंश। ये सिर्फ पुराने युद्धों की कोई आम कहानी नहीं है। ये सदियों तक टिके रहने, अपनी पहचान बचाने और हर चुनौती का डटकर सामना करने की एक बेहद शानदार ऐतिहासिक यात्रा है। तो चलिए बिना देर किए इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे इन राजपूत शासकों ने एक ऐसी अजेय विरासत तैयार की जो आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजती है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। मेवाड़ राजवंश की स्थापना, घेराबंदी और सिसोदिया वंश की शुरुआत, महाराणा कुंभा का वो शानदार स्वर्ण युग, मुगल सम्राटों से सीधा टकराव, महाराणा प्रताप का कभी न झुकने वाला प्रतिरोध और आखिर में वो संधियां और सांस्कृतिक विरासत जो आज भी मौजूद है। 1600। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। 1303 ईस्वी में जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया तो ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार रावल रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये घटना बिल्कुल साफ कर देती है कि उस दौर में दाव पे क्या लगा था। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा बचाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि अपने सम्मान और वजूद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने की बात थी। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से, मेवाड़ राजवंश की स्थापना। कहानी शुरू होती है 586 ईस्वी के आसपास, जब गुहिल ने इस राजवंश की नींव रखी। फिर आते हैं बप्पा रावल, जिन्होंने 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर कब्जा करके इस क्षेत्रीय शक्ति को एकदम पक्का कर दिया। और इसके बाद 1227 में जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को भूतला के युद्ध में बुरी तरह हराया। मतलब शुरुआत से ही इन शासकों ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी थी कि मेवाड़ अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगर हम ऐतिहासिक स्रोतों को खंगालें तो बप्पा रावल और जैत्र सिंह की वीरता के कई शानदार किस्से मिलते हैं। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि मशहूर इतिहासकार सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है। ये वही फ्रांसीसी सेनापति थे जिन्होंने यूरोप में घुसपैठ कर रहे आक्रमणकारियों को खदेड़ा था। तो हम समझ सकते हैं कि विदेशी हमलों को रोकने के लिए मेवाड़ ने जो मानक तय किया था वो कितने ऊंचे स्तर का था। अब आते हैं भाग 2 पर, घेराबंदी और सिसोदिया वंश का उदय। क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि ये सिसोदिया नाम आखिर कहाँ से आया? दरअसल ये सिसोदा नाम की जागीर से निकला है। हुआ यूं कि 1326 ईस्वी में राणा हम्मीर ने चित्तौड़ को वापस जीत लिया और गोहिल वंश की फिर से स्थापना की। इसी अदम्य साहस और शानदार वापसी की वजह से उन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहा गया। एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था ये, और बस यहीं से मेवाड़ के आगे आने वाले सभी शासक खुद को गर्व से सिसोदिया कहने लगे। भाग 3, महाराणा कुंभा का स्वर्ण युग। 32। अब ये 32 का आंकड़ा क्यों खास है? देखिए, पूरे मेवाड़ में कुल 84 किले या दुर्ग हैं, और ये जानकर सच में हैरानी होती है कि इनमें से 32 किलों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया था। मशहूर और अजेय कुंभलगढ़ का किला भी इन्हीं में से एक है। ये किले कोई आम इमारतें नहीं हैं, बल्कि राज्य की सुरक्षा और बेहतरीन वास्तुकला को लेकर उनकी कमाल की रणनीति का जीता जागता सबूत हैं। और मजे की बात तो ये है कि महाराणा कुंभा सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे। एक तरफ वो मालवा के महमूद खिलजी को हराकर अपनी जीत की खुशी में आसमान छूता कीर्ति स्तंभ बनवा रहे थे, और दूसरी तरफ वो एक बेहद उच्च कोटि के विद्वान भी थे। उन्होंने संगीत राज और संगीत मीमांसा जैसे महान ग्रंथ भी लिखे। मतलब एक हाथ में तलवार और दूसरे में कलम। कला और सैन्य शक्ति का ऐसा बेहतरीन संतुलन कम ही देखने को मिलता है। खैर, आगे बढ़ते हैं भाग 4 पर, मुगल सम्राटों के साथ टकराव। राणा सांगा का समय आते आते स्थितियां काफी बदलने लगीं। उन्होंने खतौली और बाड़ी के युद्धों में इब्राहिम लोदी को हराया, और 1527 में बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को भी धूल चटाई। लेकिन उसी साल खानवा का युद्ध एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। शुरुआत में भारी पड़ने और गजब की वीरता दिखाने के बावजूद राणा सांगा को हार का सामना करना पड़ा, और इसका सबसे बड़ा कारण था बाबर का तोपखाना और उसकी तुलुगमा युद्ध पद्धति। ये हार असल में तकनीक के एक बहुत बड़े अंतर को बिल्कुल साफ कर देती है। लेकिन जैसा कि हम देख ही रहे हैं, हार मानकर बैठ जाना इनके स्वभाव में नहीं था। 1559 में राणा उदय सिंह ने एक नया शहर बसाया, उदयपुर।
पहाड़ियों के बीच बसी ये नई राजधानी एक कमाल का रणनीतिक कदम था। शायद उन्हें आने वाले बड़े खतरे का पहले ही अंदेशा हो गया था। और ये दूरदृष्टि सच में काम आई, क्योंकि जब 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर अपना सबसे भयंकर और विनाशकारी हमला किया, तब उदयपुर की वो सुरक्षित जगह मेवाड़ के बहुत काम आई। चलिए अब बात करते हैं भाग 5 की, महाराणा प्रताप का स्थायी प्रतिरोध। 1576 का वो मशहूर हल्दी घाटी का युद्ध तो हम सब जानते हैं। महाराणा प्रताप के सामने थी मान सिंह के नेतृत्व वाली अकबर की एक विशाल मुगल सेना। भले ही इस युद्ध का कोई एकदम स्पष्ट नतीजा नहीं निकला, लेकिन इसका प्रतीकात्मक महत्व बहुत बहुत बड़ा है। सीमित संसाधनों के साथ एक इतने बड़े साम्राज्यवादी ताकत को कड़ी टक्कर देना, ये अपने आप में एक बेहद असाधारण और प्रेरणादायक बात थी। और इसी जज्बे को सलाम करते हुए मशहूर इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध के लिए एक बहुत ही सटीक बात कही है। उन्होंने इसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। ये नाम इसे एक तरह का लेजेंडरी दर्जा देता है। ये बिल्कुल वैसी ही स्थिति थी जहां पहाड़ों के बीच घिरे मुट्ठी भर जांबाजों ने एक बहुत बड़ी दुश्मन सेना के पसीने छुड़ा दिए थे। अगर हम दोनों पक्षों की युद्ध शैली को देखें तो रणनीति का अंतर बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ मुगलों की पारंपरिक युद्ध शैली थी, भारी तोपें और बड़ी सेना जो खुले मैदानों के लिए बनी थी। वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप ने एकदम अलग रास्ता चुना। उन्होंने अरावली की कठोर पहाड़ियों का फायदा उठाया, तेज छापामार या गुरिल्ला हमले किए और स्थानीय भील जनजातियों के साथ मजबूत गठबंधन बनाया। इस रणनीति का इतना शानदार इस्तेमाल हुआ कि वो अंततः अपना लगभग सारा खोया हुआ राज्य वापस जीतने में सफल रहे। और अंत में भाग 6, संधियां और सांस्कृतिक विरासत। 90 साल, जरा सोचिए, लगातार 90 सालों तक मेवाड़ और मुगलों के बीच युद्ध चलता रहा। इतनी लंबी लड़ाई किसी को भी पूरी तरह थका सकती है। राज्य की वीरान हालत, अत्यधिक दबाव और लगातार युद्धों से उबे हुए सामंतों को देखते हुए आखिर में 1615 में राणा अमर सिंह को जहांगीर के साथ एक संधि करनी ही पड़ी। ये उस लंबे खूनी संघर्ष पर लगा एक अल्पविराम था। लेकिन कूटनीति का पहिया तो घूमता ही रहता है। 1615 की संधि के बाद शांति का एक दौर जरूर आया, लेकिन 1652 में महाराणा राज सिंह के सत्ता में आते ही चीजें फिर से बदलने लगी। जैसे ही औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, 1679 में राज सिंह ने इसका खुलकर और बिल्कुल निडर होकर विरोध किया। मेवाड़ के अंदर आज़ादी और प्रतिरोध की वो जो पुरानी आग थी, वो एक बार फिर से पूरी ताकत से भड़क उठी थी। इस निडर विरोध के बीच एक बहुत ही शानदार रचनात्मक काम भी हुआ, राजसमंद झील का निर्माण। ये कोई आम झील नहीं थी। महाराणा राज सिंह ने इसे एक विशाल अकाल राहत प्रोजेक्ट के रूप में बनवाया था। अकाल से तड़पती जनता को बचाने का एक बेहद दूरदर्शी कदम। और इसी झील के उत्तरी किनारे पर आपको 9 चौकी और मशहूर राज प्रशस्ति जैसी अद्भुत स्थापत्य कला देखने को मिलेगी। अब ये राज प्रशस्ति आखिर है क्या? दरअसल ये 17वीं सदी का एक संस्कृत ग्रंथ है, जिसे काले संगमरमर की 25 विशाल शिलाओं पर उकेरा गया है। और मजे की बात तो ये है कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। मतलब मेवाड़ के शासकों ने अपने इतिहास और अपने गौरव को सिर्फ युद्ध के मैदानों में या कागज के पन्नों पर नहीं छोड़ा, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए पत्थरों पर उकेर कर अमर कर दिया। तो इन सब बातों पर गहराई से गौर करने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। लगातार एक सहस्त्राब्दी यानी 1000 सालों तक दबाव में रहने के बावजूद कोई राज्य अपनी पहचान कैसे बचाए रख सकता है? मेवाड़ ने हमें दिखाया कि भयंकर सैन्य प्रतिरोध और अपनी संस्कृति को सहेजने के बीच एक अभूतपूर्व संतुलन कैसे बनाया जाता है। उनका अदम्य साहस आज भी राजस्थान की धरती पर महसूस किया जा सकता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी यात्रा को समझने के बाद अब ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, इतिहास की इस अविश्वसनीय दृढ़ता से आज के समय में हम क्या सीख सकते हैं?